नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणवी, जय हरियाणा। और बनवाइयो सारे ठीक ठाक सो। अपनी जो चैप्टर नंबर 1 पूरा हो गया है साइंस का, एनसीईआरटी का, और आज उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे भी चैप्टर से रिलेटेड कितने प्रश्न कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। हिंदी अंग्रेजी की बात करें तो जो अपना मैटर है उसकी स्टेट्स, अवस्थाएं कितनी हैं, ये पूछा है। और मैटर की डेफिनेशन में पहले क्लासेस में दे चुका हूँ, वो वीडियो देख लो जिसने नहीं देखी है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। साथियों सबको पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, और वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस। परंतु आगे जाके मैंने एक चीज और बताई थी कि पदार्थ की 2 अवस्थाएं और पढ़नी है। पहली पढ़ेंगे हम प्लाज्मा और दूसरी पढ़ते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ रहे हो। अब देखो, अगर ऑप्शन में 5 होता तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती, 5 अवस्थाएं होती। बात समझ रहे हो, ठीक है। और एक चीज का ध्यान देखो, प्लाज्मा इसकी डिटेल में मैंने एक वीडियो बना भी रखी है, उसमें बता भी रखा प्लाज्मा के बारे में, बहुत पहले बनाई थी। ठीक है, और ये जो इसके बारे में जान लो कि इंटरेस्टिंग फैक्टर, वर्ष 1920 की बात है। उस टाइम पे हमारे एक सत्येंद्र नाथ बोस नाम के साइंटिस्ट हुए, इंडिया के, हिंदुस्तान के साइंटिस्ट। दोबारा ध्यान दो, हिंदुस्तान के साइंटिस्ट हैं सत्येंद्र नाथ बोस। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक बात रखी कि पदार्थ की 5वीं अवस्था और हो सकती है। ठीक है ना जी। और उस अवस्था को मद्देनजर रखते हुए आइंस्टीन ने उसके ऊपर काम किया और उस अवस्था को नाम दिया गया फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है भाई, 5 अवस्थाएं होगी। उसके बाद है पदार्थ किससे बना होता है। सब जानते हैं पदार्थ कणों से बना होता है, इसका उत्तर कण है। ठीक है भाई, कणों से बना होता है। उसके बाद है द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान अंग्रेजी में बोलोगे मास। मास का एसआई मात्रक क्या है। मास का एसआई मात्रक ऑप्शन दे रहा हूं, ग्राम है, किलोग्राम है, मीटर है या सेंटीमीटर। बताओ क्या है भाई। सीधी बात, मैंने पहले बताया था जो द्रव्यमान है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। बात समझ में आई है, ठीक है। उसके बाद है जब एक ठोस पिघलता है। पहली बात तो जब एक ठोस पिघलता है और जिस भी टेम्परेचर पर, जिस भी तापमान पर वो पिघलता है, उस तापमान को हिंदी में बोलते हैं गलनांक और अंग्रेजी में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है भाई। तो तब तापमान कैसा रहेगा। अब मान लो ये बर्फ है और बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया, धीरे धीरे ये बर्फ पिघल रही है। तो आप ये बताओ इस बर्फ का जो टेम्परेचर यानी तापमान है वो घटता है या फिर बढ़ता है। अचर मतलब वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, वैसा का वैसा रहता है, या पहले घटता है या फिर बढ़ता है। साथियों ऐसे ही घुमा फिरा के प्रश्न बनेंगे। अब जिन बच्चों को शिकायत थी कि 9th क्लास से क्या पेपर में बनेगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और इस प्रश्न को मैंने पिछली क्लासेस में करवाया भी है। सीधी सी बात, जब ठोस पिघलता है तब तापमान ना घटता है ना बढ़ता है, ना पहले घटता बढ़ता है, वो सेम रहता है। और इसका कारण मैंने बताया था कि जब कोई भी चीज पिघलती है तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो रहे हैं और दूर दूर होने में जो एनर्जी खत्म हो रही है उस एनर्जी को बराबर करने के लिए ये टेम्परेचर यहां चला जाता है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर सेम रहता है। ठीक है भाई। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले प्रश्न हाजिर होंगे। साथियों 5वां प्रश्न है घनत्व क्या है। घनत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं साथियों डेंसिटी क्या है, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना। और मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान और वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। और ये फंडा क्या है ये मैंने वीडियो में पहले बताया है। ठीक है, तो मास पर यूनिट आयतन यानी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अगर तापमान बढ़ाएं तो पदार्थ के कणों पर क्या असर होगा। जैसे मानो ये पदार्थ है और पदार्थ के कणों का, अगर पदार्थ का टेम्परेचर आप लोग बढ़ा रहे हो तो इसके कणों पर क्या असर होगा। तो सबसे पहले तो ये कण, आपको पता है अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है ना। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब है जो कण है वो भी गति करने लगेंगे। ठीक है, लेकिन इनमें गति वाला तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन कंपन होगा। देखो एक चीज, अगर मान के चलें
कि पार्टिकल्स की आपस में पकड़ बहुत ज्यादा, तो एकदम से गति नहीं कर सकते, पहले तो वो कंपन करना ही शुरू करेंगे, उसके बाद गति करेंगे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई बार होता क्या है, दो ऑप्शंस भी ठीक हो सकते हैं, जल जाएंगे, ये तो वैसे ही बेफिजूल वाला ऑप्शन है। वैसे जलते तो हैं, वजन बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, घनत्व घटेगा, ये बिल्कुल, ये भी ठीक है, ऑप्शन ए भी ठीक और ऑप्शन डी भी ठीक। अब आप कहोगे सर घनत्व कैसे घटेगा, घनत्व का मीनिंग क्या है? देखो जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी यानी घनत्व की। अगर मास घट गया तो घनत्व भी घट गया। मास यानी द्रव्यमान का मतलब क्या है, जितने पार्टिकल नजदीक हैं उतना ज्यादा मास है, अगर पार्टिकल दूर दूर हो रहे हैं तो मास भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गति करेंगे तो कण जो हो दूर दूर जाएंगे, और कण दूर दूर जाएंगे तो अपना द्रव्यमान है घटेगा, द्रव्यमान अगर घटेगा तो डेंसिटी यानी घनत्व भी घटेगी। ठीक है जी। उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, आप लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 276.16 केल्विन। ठीक है भाई, फारेनहाइट का भी बताऊंगा जब फारेनहाइट का चैप्टर आएगा। ठीक, तो अब 0 का वैल्यू है तो 100 की कितनी होगी, 100 जोड़ दो, 373 केल्विन। ठीक है, अब 373.16 केल्विन होना चाहिए, लेकिन राउंड फिगर करने के लिए 373 भी ठीक है। ठीक समझ आया। अगला ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन क्या है, आप लोग जानते हो कि सॉलिड से लिक्विड में बदलती हैं चीजें और लिक्विड से गैस में बदलती हैं, लेकिन दोस्तों कई चीजें ऐसी हैं जो सीधी सॉलिड से गैस में बदल सकती हैं। एक मेरी प्यारी सी बहन है, उसने कमेंट किया था पिछली वीडियो पे कि सर जो ओडोनिल होती है, या आप कह सकते हो जो रूम फ्रेशनर होते हैं, रूम फ्रेशनर लगाते हैं ना, या बाथरूम वॉशरूम फ्रेशनर भी लगाते हैं, वो पिघलते थोड़े ना है, वो भी सीधा सॉलिड से गैस में बदलते हैं। ठीक है ना जी, तो यही चीज है, वो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, या कपूर की गोलियां हैं। ठीक है, एक बार इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। साथियों 2-4 प्रश्न और बढ़ते इस चैप्टर से। इवेपोरेशन वाष्पीकरण जो है वो कैसी प्रक्रिया है, आप लोगों को पता, वाष्पीकरण जो जैसे एक पदार्थ है, इसके पार्टिकल जो होते हैं, सबसे ज्यादा स्वतंत्र जो पार्टिकल हैं वो होते हैं ऊपर वाले, जैसे ऊपर वाले पार्टिकल्स ही सबसे ज्यादा स्वतंत्र होते हैं, और इन्हीं पार्टिकल्स की मूवमेंट और इनमें एक काइनेटिक एनर्जी का प्रभाव है वो ज्यादा होता है, इसीलिए ये बाहर जाते रहते हैं, फ्री होते रहते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन बोलते हैं। इसको मैंने डिटेल में पूरी वीडियो में समझाया है। तो ये वाष्पीकरण जो है सतह वाली प्रक्रिया है, सरफेस वाली है, तो ऑप्शन 1 ठीक है, सतही, या आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो सरफेस फिनोमिना है ये। ठीक है, उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है, आपसे पूछे वाष्पीकरण जो है उसके बाद चीजें गर्म होती है ठंडी, वो प्रक्रिया है ठंडी, या आप कह सकते हो ये एक कूलिंग प्रोसेस है। इतनी बात समझ में आई है भाई, शाबाश। उसके बाद गर्मी में सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं, साथियों ध्यान रखना, सूती जो वस्त्र होते हैं वो पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो अपना इवेपोरेशन वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, और वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो ठंडक भी ज्यादा पहुंचेगी, क्योंकि ये वाष्पीकरण एक कूलिंग प्रोसेस है। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सबसे पहले तो वेपराइजेशन बताओ मेरे दोस्तों क्या होता है, आप सब जानते हो मेरे भाइयों और बहनों, वेपराइजेशन जो है, वाष्पीकरण जो है अभी थोड़ी देर पहले है पढ़ा है, आपको पता लिक्विड से गैस बनने की प्रक्रिया को वेपराइजेशन बोलते हैं, है ना साथियों। और फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन का मतलब गलना। अभी थोड़े एक कमेंट आया था जी, फ्यूज का मतलब होता है जुड़ना, बिल्कुल सही बात है जी, लेकिन ये फ्यूजन अलग है, वो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन, वो अलग चीजें हैं। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में उसकी डेफिनेशन अलग हो जाएगी थोड़ी ही। ठीक है, तो लिक्विड से गैस बनने को वेपराइजेशन बोलते हैं। फ्यूजन जो है या मेल्टिंग भी एक ही बात है, मेल्टिंग भी है, जैसे सॉलिड से लिक्विड बनने को ही क्या बोलते हैं, फ्यूजन। बात समझ रहे हो। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है वो देखो, 1 किलोग्राम
लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बोले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको बोलते हैं साथियों क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बस सिंपल सी बात है, लेकिन कंडीशन है इसमें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहना चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट जो है पदार्थ का वो भी वैसा का वैसा रहना चाहिए। तो ये था चैप्टर 1 की थोड़ी सी प्रैक्टिस। अब अगली वीडियो जल्द ही डालेंगे साथियों, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।